तो जैसे कि हम लोग ने कल किया रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में होमोजेनियस मीडियम। हम लोग पढ़े थे कि लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में चलता है होमोजेनियस मीडियम पे। बट अगर उसके बीच में अगर कोई और अगर मीडियम अगर आ जाएगी तो लाइट जो क्या होगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। लाइट की स्पीड कम हो जाएगी और लाइट बेंड कर जाएगी। ज्यादा भी हो सकती है। अगर इफेक्टिव इंडेक्स अगर कम रहे तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, अगर इफेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा रहे तो लाइट की स्पीड कम होगी। जैसे ये प्रिज्म, ठीक है, कोई भी था यहाँ पे, मतलब कि या तो प्रिज्म ले लो या फिर ग्लास का स्लैब ले लो। रियल लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है होमोजेनियस मीडियम। ये पूरा एक होमोजेनियस मीडियम मान लेते हैं। जो मतलब कि होमोजेनियस मीडियम से लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रही है। बट अगर लाइट अगर कोई अगर ग्लास स्लैब से अगर अंदर जाएगी, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ और होगा और इस अंदर के ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ और होगा। तो जब लाइट इधर से इधर जाएगी तो अभी लाइट स्ट्रेट में ट्रेवल नहीं करेगी, अब लाइट क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। या तो ये फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाए या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाए। ठीक है, ये चीजें हो। तो इसी जो फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस, ये जो सरफेस जो यहाँ पे तो लाइट जो बेंड की है, या तो नीचे बेंड करी या ऊपर बेंड करी, इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, लाइट की जो स्पीड जो है वो बाहर के सराउंडिंग में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, c के बराबर होती है ना? कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। बट अगर लाइट अगर इस मीडियम के अंदर अगर चली जाएगी तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। अगर इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है सराउंडिंग से, ऑफ मीडियम ग्रेटर देन सराउंडिंग, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मिरर के मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सराउंडिंग से, तो स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ऑप्टिकली फेल्स है। और अगर रे ऑफ लाइट अगर बाहर की स्पीड अगर c है और बाहर की स्पीड मान लो b है, b है, अंदर गई और इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो गई, तो अंदर क्या है, अंदर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है एज कंपेयर टू बाहर का। तो उसी की बेसिस पे क्वेश्चन था हमारा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए the time taken by a sunlight to pass through a window of thickness 4 millimeter। मान लो कि एक विंडो हो गया, एक विंडो हो गया, यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट क्योंकि होमोजेनियस मीडियम है तो वेव लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, जो कि वेलोसिटी किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी, क्योंकि ये बाहर की मीडियम तो होमोजेनियस है। अब जो लाइट जो है इस विंडो के अंदर चली गई, सभी इससे स्टेडी है ना, इस विंडो के अंदर चलेगी। जैसे ही ये लाइट इस विंडो के अंदर जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, या तो कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगी। इसको मान लेते हैं v। इसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, v। लाइट की स्पीड क्या होगी, v। इस ग्लास का थिकनेस हमें क्या दिया हुआ है, 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ठीक है। हमें ये वाला डिस्टेंस पता है। अगर हमें अगर इस ग्लास स्लैब के अंदर से अगर वेलोसिटी अगर पता चल जाएगी तो क्या हम इसका टाइम निकाल लेंगे, हमें वही टाइम को फाइंड करना है ना। और इफेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, म्यू क्या होता है, c बाई b होता है। म्यू हमारा क्या दिया है, इफेक्टिव इंडेक्स इस ग्लास की क्या दी हुई है, 3/2, 3/2 इज इक्वल टू c क्या स्पीड ऑफ लाइट, तो कितना होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय b को ध्यान रखना, ये 3 से ये चीज बन गया, b इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमारी आ गई, डिस्टेंस हमारी दी है, ये किसमें दी है, मिलीमीटर में, मिलीमीटर। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना है। 4 मिलीमीटर है, इसको हमें अगर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
हमें इस टाइम को ही क्या करना है, फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, 4 इंटू 10⁻³ मीटर, 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई हमारी स्पीड कितनी दी है लाइट की, 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸, ठीक है। 2 हो जाए 4, 8 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ आ गया, ठीक है। मीटर पर सेकंड होगा ना, टाइम है ना सेकंड। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है जो लोगे। अच्छा हाँ, जो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इसके इसके बाद ही देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन। देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है √1/ε0 म्यू नॉट। ε0 क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी है। तो सी का फॉर्मूला ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। अच्छा ये चीज आया क्यों, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीज एप्सिलॉन और म्यू नॉट आया क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का होता है। और जैसे कि लाइट की एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड, और जब दोनों जब ये करती है, जैसे कि दो एक ये क्या मैक्सिमा मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, तो लाइट आगे ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसीलिए एप्सिलॉन और म्यू नॉट है। तो सी का फॉर्मूला हमारा क्या निकला, √1/ε0 और म्यू नॉट। अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मीडियम, वीएम। वीएम में क्या होता है, वीएम की फॉर्मूला क्या होती है, √1/em म्यू एम। म्यू क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम, और म्यू नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इन मीडियम। हम लोग पढ़े थे म्यू का वैल्यू क्या होता है, c/v। c के जगह पे c की वैल्यू को पुट करते हैं 1/ε0 म्यू नॉट, और v की जगह पे 1/em म्यू एम पुट करा तो मेरे पास क्या आया, em/म्यू नॉट, um/म्यू नॉट, um/म्यू नॉट को em बाय ई नॉट हम लोग लिखते हैं er, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी। और सिमिलरली um बाय u नॉट, um बाय u नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, ठीक है। तो हमारी फॉर्मूला यहाँ पे म्यू नॉट का क्या आ गया था, म्यू का क्या आ गया था, √μr इनटू er, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारी ये क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसका वैल्यू क्या आ गया था, er, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और ये क्या है, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो इसी पे हमारा एक क्वेश्चन था, हाँ, फॉर ए ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका er दिया हुआ हमारे पास 1, ठीक है, और जिसकी μr की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1.44। हमें क्या फाइंड करना था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम हमें को फाइंड करना था। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम को हमें फाइंड करना है। क्या हम इधर से म्यू निकाल सकते हैं क्या, म्यू क्या होगा, er म्यू r, er की वैल्यू भी हमारी दी हुई है और म्यू r की वैल्यू भी दी हुई है ना, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी भी दी हुई है और रिलेटिव परमियाबिलिटी भी दी हुई है। er की जगह पे 1 पुट करते हैं और ur की जगह पे 1.44 पुट करते हैं, 1.44 पुट करते हैं। 1.44 किसका रूट है, 1.144 12 का रूट है, 1.44 कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1.2 आ गई, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, उस मीडियम में वेलोसिटी फाइंड करनी है। जैसे कि एक मीडियम थी जिसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने क्या निकाला, 1.2 निकाला। हम लोग जानते हैं बाहर लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸। और अगर हमें इसके अंदर की वेलोसिटी निकालनी है तो हम u =
C by V करेंगे, V is equal to C by म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, C की जगह पे 3 into 10 to the power 8 करेंगे और म्यू नॉट म्यू की जगह पे क्या डालेंगे 1.2 डालेंगे, ठीक है। अब करो इसको कैलकुलेशन 0.4 1 है ना, ओके 2.5 into 10 to the power 8 आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी इन मीडियम कितनी आएगी 2.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। इजी था, इजी था। चलो एक ग्रीन वाला एक था, ग्रीन लाइन कौन वाला, ये वाला क्या, ये क्वेश्चन तो आसानी था। ये क्वेश्चन में क्या था, देखो जैसे कि बाहर से कोई लाइट है, ये किसी मीडियम के अंदर जा रही है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू है, ठीक है, म्यू है, ठीक है। बाहर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, मान लेते हैं v है, स्पीड ऑफ लाइट बाहर में v c के बराबर है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है f है और लाइट की वेवलेंथ क्या है लैम्डा है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी इसके अंदर जाने के बाद चेंज हो जाएगी, लैम्डा चेंज होगी और स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी भी इसके अंदर चेंज हो जाएगी और वेवलेंथ मतलब लैम्डा भी चेंज हो जाएगी, लैम्डा भी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बस सोर्स पे डिपेंड करती है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने एक बल्ब जलाया उसको, इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी जो ये बल्ब बना के देगा लाइफ लॉन्ग इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी, ठीक है। साउंड भी एक वेव है, साउंड जो माइक्रोफोन जो साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है जो वो बना के दिया वही फ्रीक्वेंसी रहेगी लाइफ लॉन्ग, बस उसकी क्या चेंज होती है वेवलेंथ चेंज होती है। सिमिलरली लाइट के केस में भी ऐसा है, उसका वेवलेंथ ही चेंज होता है और उसकी मतलब की और वेलोसिटी चेंज होती है जब वो किसी और मीडियम पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा इसका हमने निकाला भी था, देखो refractive index of 2 with respect to refractive index of 1, ठीक है। refractive index of 2 with respect to refractive index of 1 बराबर क्या होगा वेलोसिटी इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। हम v1 को मान लेते हैं वो एयर है, तो v1 किसके बराबर हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 के बराबर हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी का हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है f लैम्डा, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ f लैम्डा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा, क्योंकि f और f तो कट जाएगा क्योंकि f फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी तो बराबर है, ठीक है। इसी के बेस पे ये क्वेश्चन था, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन था। इसमें क्या देंगे हाँ, हमें क्या फाइंड करना था, एक ग्रीन लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ जो है वो बाहर में क्या है 5460 एंगस्ट्रॉम है, 5460 एंगस्ट्रॉम है। वो एक एयर ग्लास इंटरफेरेंस के अंदर जाती है जिसकी म्यू जो है ग्लास की वो कितनी दी हुई है 1.5 दी हुई है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट ग्लास, तो हम क्या डायरेक्ट ही कर लेंगे, मीडियम उस मीडियम में लाइट की वेवलेंथ कितनी गुना कम हो जाएगी, जो इतनी आई थी 1.5 गुना कम हो जाएगी। यहाँ पे कितना दिया हुआ था 5460, 5460 बाय लैम्डा का वैल्यू सीधा पुट कर देंगे 1.5, एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम में ही रहने दो इसको वेवलेंथ को, है ना। वेवलेंथ दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम में, तो वेवलेंथ का मिनिमम मैक्सिमम टाइम उसको एंगस्ट्रॉम नहीं तो नैनोमीटर में ही दिया जाता है, ठीक है। अगर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो पर क्या 53.45 3640 तो लैम्डा इन दैट मीडियम कितना आ जाएगा 3640। मैंने एक फील्ड के लिए भी एक चीज बताई थी, वो क्या थी, जब लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बाहर में v है, बाहर में v है, वो किसी मीडियम के अंदर गई, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि 1.5 है, लाइट की जो वेवलेंथ जो है लाइट की जो वेलोसिटी जो उस मीडियम पे कितने गुना कम हो जाएगी 1.5 गुना कम हो जाएगी।
रियलाइजेशन पे मैंने बताया था लाइट की वेलोसिटी भी 1.5 गुना कम हो जाएगी और लाइट की वेलोसिटी लैम्डा भी 1.5 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था कल तक का है। निकल गया ये। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं, ये जितना भी था वो कल का था। ठीक है, अच्छा एक और बात है, हाँ ऐसा दो केस बताऊंगा मैं जहां पे लाइट जो है वो बेंड नहीं होता है रिफ्रैक्टिव मीडियम में जाने के बाद। ऐसा दो केस है, टू केस वेयर लाइट डजंट बेंड, टू केस वेयर लाइट डजंट बेंड। ऐसा दो केस में बताऊंगा जहां पे लाइट बेंड नहीं करेगी। ठीक है, हाँ क्या बोला, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, वेरी गुड, और एक नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा बता रहा हूँ, होमोजेनियस मीडियम की तरह ही बिहेव करेगा। मान लो कि बाहर का मीडियम 1 था, तुमने किसी तरह से उस मीडियम की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमने 1 ही ले आई कहीं से। ठीक है, या फिर बाहर में भी तुम्हारा मीडियम 1.5 का था, ग्लास का था, तुमने उसके अंदर भी प्रिज्म लगा दिया जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम कितना है, 1.5 है, तो वो एक तरह से कैसा होमोजेनियस मीडियम की तरह बिहेव करेगा। जब वो एक होमोजेनियस मीडियम की तरह बिहेव करेगा तो मतलब लाइट बेंड नहीं करेगी। जैसे कि ये बाहर की सराउंडिंग है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू1 है, और ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है। जब म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मीडियम 2 के बराबर हो जाएगी, तो लाइट जैसे आ रही थी लाइट वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, लाइट जैसे आ रही थी लाइट वैसे ही चली जाएगी। अगर लाइट ऐसे आ रही थी तो लाइट ऐसे ही चली जाएगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी लाइट की। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल पे आएगा तो एक और केस पढ़ा था कहाँ पे, मिडल में पढ़ा था, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट से एक इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल पे गिरती है और फिर सीधे वो नॉर्मल से ही चली जाती है। ना वो रिफ्लेक्ट करती है, ना वो कुछ करती है, वो जैसी आ रही थी वो वैसे ही वापस रिटर्न हो जाती है अपने पास। तो ये क्या है, ये हमने एक मीडियम बनाया, ये उसका एक नॉर्मल है, ये उसका एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली इंसिडेंट है फिर इंसिडेंट तो ये नॉर्मली ही चली जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी बेंडिंग वगैरह कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर एंगल अगर चेंज होगा, अगर इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर चेंज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक था। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। क्या हुआ, इसमें भी दो ही लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ री, हाँ पहला जो लॉ जो है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या है, दूसरा स्नेल्स लॉ है। तो हमने इधर ठीक है, ये दोनों मीडियम अलग अलग है। ठीक है, दोनों मीडियम अलग अलग है, या फिर नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल बना लिया। ये कौन सा रे है, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है,
इस रे ऑफ लाइट को जाना कैसा चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट से जाना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या हुआ है, बेंड हो गया है। बेंड हो गया कहाँ पे, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई। अच्छा इस केस में टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुई है, तो मतलब ये बता सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, कौन सा ज्यादा है, म्यू2 ज्यादा है ना, म्यू2 ज्यादा है। ये कौन है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये वाला लाइन क्या है, नॉर्मल। यहाँ पे पहला लॉ क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। जैसे कि एक प्लेन हो गया, इस प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे भी, इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, तीनों इस प्लेन पे हो, यही चीज ये बोल रहा है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। अच्छा यहाँ पे मैं सेम प्लेन लिख रहा हूँ, देखो। अच्छा एक तरह से ऐसा इमेजिन करो, एक तरह से ऐसा इमेजिन करो, ये बुक है, ठीक है। ये दो प्लेन बन गए, एक प्लेन वाई एक्सिस वाली प्लेन है, ये कौन एक्सिस वाली प्लेन है, एक्स एक्सिस वाली प्लेन है। अगर इस पे और एक रहता तो जेड एक्सिस वाली प्लेन बन जाती। अभी एक्स वाई पे ही सोचो, एक्स वाई पे ही सोचो। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑल लाइन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब कि अगर रिफ्रैक्टेड रे अगर ऐसा होगा, इंसिडेंट रे अगर ऐसा होगा, नॉर्मल अगर ऐसा होगा, रिफ्रैक्टेड रे ऐसा होगा, जो इसी प्लेन पे रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन पे है तो रिफ्लेक्टेड रे इस पे, इंसिडेंट रे इस पे हो और नॉर्मल कहीं जेड पे हो, ऐसा नहीं होगा। तीनों कहाँ पे लाई करेगा, सेम प्लेन पे लाई करेगा। और दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। दूसरा जो लॉ है वो क्या है, स्नेल्स लॉ। ये क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। पहले इसको लिखने में क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of reflection to the sine of angle of reflection is constant for a given pair of medium, is constant for a given pair of medium। ये क्या बोल रहे हैं, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium। अब देखो इसमें है क्या, तीन जगह पे ये मीडियम को मैंने फिक्स कर दिया है, बाहर पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, बट मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बनी है। बता देना सीधा है, सही है। छोड़ो, ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ से एक इंसिडेंट है, यहाँ से एक इंसिडेंट है, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या ये क्या बोल रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसा ये बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वो कर लेते हैं। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि साइन आई, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय साइन R1, I1 साइन R1 इस कांस्टेंट, मतलब कि ये कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट कैसे होगा, साइन आई बाई साइन R1। अब देखो इसका भी बना, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये आफ्टर क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे बन गई। इसके एंगल को मान लेते हैं, इधर से एक और ऐसे आ गया, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ और मान लेते हैं। ये क्या हो गया, I2, तो ये कितना होगा, R2 हो जाएगा। सेम मीडियम, ये दोनों मीडियम को हमने फिक्स कर दिया है। मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, मैं बस एंगल चेंज कर रहा हूँ, मैं बस एंगल चेंज कर रहा हूँ। मैंने पहले केस में कितना लिया, I1 R1 लिया, दूसरे केस में I2 R2 लिया, और तीसरे केस में I3 R3 ले रहा हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, साइन 1 बाई साइन R1 बराबर होगा साइन I2 बाई साइन R2 बराबर क्या होगा, साइन I3 बाई साइन R1। और ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये कांस्टेंट के बराबर होगा, ये कांस्टेंट के बराबर होगा। इस कांस्टेंट पर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये दोनों मीडिया को मीडिया के पेयर को चेंज नहीं करना है। ऐसा ना हो कि तुमने इधर कोई और मीडियम ले लिया, इधर कोई और मीडियम ले लिया, और इधर कोई और मीडियम ले लिया, और तुमने बोला कि साइन 1 बाई R1 साइन I2 बाई R2 साइन I3 बाई साइन R3 बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। मीडियम को हमने फिक्स रखना है, मतलब ऊपर जो मीडियम है उसको भी नीचे रखना है, मीडियम को मैंने इधर फिक्स करना। वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। और वही कांस्टेंट जो आता है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है। तो हम इधर इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब देख, और μ2 बाय μ1 है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 μ2 ऐसे भी लिख सकता है ना, लिख सकते हैं ना। अब देख, अब क्या है, पीछे करना है क्या, नहीं करना। ये सरफेस हो गया जो जो सेपरेट बाउंड्री होगी, जो सेपरेट कर रहे हैं दो मीडिया को, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया उसका, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है।
इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। ठीक है, ये वाला एंगल आई है, ये वाला मीडियम आर है, ये वाला एंगल आर है। ठीक है, ये वाला कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड। तो हमें इसको इस स्नेल लॉ के बेसिस पे लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर बराबर u2 बाई म्यू1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू1 साइन आई बराबर, बस उसको ऐसे क्रॉस कर दिया, बराबर म्यू2 साइन आर। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, ये बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है। ठीक है, इधर एयर है, इधर वाटर है, इधर एयर है, इधर वाटर है। रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट की गई है। ठीक है, बाहर की मीडियम क्योंकि कम है तो रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 37 डिग्री। हमें क्या करना है, फाइंड थीटा, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे में फाइंड करनी, वाटर की व्यू हमारे पास दी हुई है, हमने वाटर का व्यू पढ़ा भी था, व्यू क्या होता है वाटर का, 4/3 1.33 होता है, 4/3 या 1.33 होता है। इसका व्यू हमारे पास लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या 4/3। हमें फाइंड क्या करना है, ये थीटा क्या होगा। ठीक है, ये थीटा क्या होगा, 37 sin 37 वाला एक फेमस ट्रायंगल मैंने बताया था ना, याद है, तो अगर कर सकते हो हमें क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। वन होता है, हाँ हो गया। कॉपी नहीं है तुम्हारे पास, हाथ में करके कितना आया, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 37 है। 37 वाला ट्रायंगल पता है, 37 वाला ट्रायंगल, हाँ सही है, तो कैसे आया तुम्हारा। चलो इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे तो कुछ नहीं है, इजी है, बट इससे पहले हमें अगर वो वाला फेमस वाला जो ट्रायंगल है 37 और 53 वाला, अगर वो हमें फिर हमें नहीं पता है तो हमें निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, ये एंगल हमारा है 37 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल है हमारा 53 डिग्री, तो ये तो 90 है। 37 के सामने वाला जो साइन होता है वो होता है 3। 50 54 के कितनी है, 54 है, 53 है, 53 के 53 के सामने वाला जो साइड होता है उसका साइज कितना होता है, 4। ठीक है, और ये होता है 5। ठीक है, साइन 37 के वैल्यू क्या होता है, साइन 37 क्या होता है, साइन 37 साइन का साइन क्या होता है, p बाई h। उस तरह से बताओ इधर क्या होगा, साइन 37 क्या होगा, कितना होगा, 3/5 साइन 37 होगा 3/5। उस तरह से बताओ साइन 53 क्या होगा, हाँ 4/5। वेरी गुड, दूर से बोलो यार, बिल्कुल बूस्ट अप हो गया ना। साइन 53 कितना हो जाएगा,
अब बस इतना ही करना था, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड थीटा। तो म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r, म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r, ठीक है। हम म्यू1 की जगह पे क्या ले रहे हैं, 4/3, जो मैंने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, sin एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी कितना है 37, 4/3 sin 37 बराबर म्यू2। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है 1 होती है, तो म्यू2 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और sin r जो क्या है हमें फाइंड करना, sin r जो हमें फाइंड करना 4/3 sin 37 क्या होता है, sin 37 का वैल्यू 3/5 into 3/5 3 3 बन गया। sin r की वैल्यू कितनी आ गई, sin r is equal to 4/5 आ गया। sin 4/5 क्या होता है, sin 4/5 क्या होता है 53, बस r is equal to 53 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन पे, बात करते हैं किससे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखो एक दो बाउंड्री है जो सेपरेट कर रही है, पीछे कर पीछे लोकेशन हो गया, कर दो। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, नॉर्मल है। ये क्या है, इसे क्या हो रहा, क्या हो रहा, तुम आगे बैठो, थोड़ा आगे बैठो, ठंडा लगे, फोकस रहना है। ये क्या है, नॉर्मल रे है, ठीक है। ये क्या है, बाउंड्री है जो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इंसिडेंट रे है, यहाँ से इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, इस रे को जाना कैसे चाहिए था, जाना तो बिल्कुल ऐसा चाहिए, है ना, इसको जाना तो ऐसा चाहिए था ना, ये ऐसी है, इसमें ऐसा जाना चाहिए था। बट मीडियम के कारण ये क्या होगी, ये बेंड कर गई, है ना, बेंड कर गई। ये एंगल क्या है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, आर। ये वाला जो डेविएशन हुआ है इसकी कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब रे ऑफ लाइट कितनी डेविएट कर गई है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसा होगा, ये आई, तो ये वाला भी आई ही होगा, आई होगा। आई माइनस आर करेंगे तो इतने में से इतना माइनस करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा हमारा, आई माइनस आर। तो सेकंड में एंगल ऑफ डेविएशन हमारा क्या होगा, आई माइनस आर। इस पे क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, उसको करना है। समझ में आ गया ये, इस पे होमवर्क क्वेश्चन ये है, पीछे कर, पीछे कर। ये एक मीडियम है, ये होमवर्क है। ये देखो ये होमवर्क नहीं लिखा गया उसमें, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक मीडियम है, इधर हमारा क्या है, एयर है, ठीक है, इधर हमारा क्या है, एयर है, ठीक है।
नीचे में हमारा दिया हुआ है कोई भी मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास √3 दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना दिया हुआ है, √3 दिया है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये क्या है, एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ठीक है। ये एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का हमारे पास एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इंसिडेंट रे का हमारे पास एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद ये रे रिफ्रैक्ट कर जाती है आर से। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास सब चीज दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको घर पे करना है अभी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन पैटर्न। फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन पैटर्न, ठीक है। अब देखो, अब हम एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या कर रहे हैं, रुक जाओ। हो गया, देख लिया, देखिए, एक मिनट हो गया, बढ़ जाओ। अब हमें क्या फाइंड करना है, if two boundaries are parallel, if two boundaries are parallel, find E, find E। अब E क्या है, वही बता रहा हूँ, E क्या है, ये एक मीडियम है, फाइंड E, ये देखो, ये बाउंड्री है, टू बाउंड्रीज आर पैरेलल है, मतलब कि एक और बाउंड्री और इसके पैरेलल कर दी है। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये इस बाउंड्री, पहले पहले बाउंड्री का पहले बना लेते हैं, पहले बाउंड्री का ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, रे ऑफ लाइट को मैंने क्या किया, इंसिडेंट किया, ठीक है। इंसिडेंट किया, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी, कुछ बेंड कर जाएगी, है ना, या बेंड करके या फिर ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। रे ऑफ लाइट पहले सरफेस से टकरा के दूसरे सरफेस के ऊपर लग जाएगी। अब ये दूसरे सरफेस के लिए कैसा बिहेव करेगा, दूसरे सरफेस के लिए ये रे कैसा बिहेव करेगा, एज ए इंसिडेंट रे बिहेव करेगा। हाँ, वो रे एज ए इंसिडेंट रे बिहेव करेगा। तो इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है, इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं, इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है। अब ये रे जो क्या होगा, इस सरफेस पे आने के बाद अब ये फिर से बाहर चली जाएगी, है ना, क्योंकि ये ऐसे भी अब यहाँ पे क्या हुआ, पहला मीडियम लाइटर मीडियम था, लाइटर मीडियम के बाद डेंसर मीडियम पे आई, अब टॉर्च नॉर्मल बेंड करके लाइट, अब ये दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्शन है, दूसरे सरफेस के लिए ये कैसा बिहेव करेगा, ऐसा इंसिडेंट रे बिहेव करेगा। और बाहर की रे, बाहर पे जो क्या मीडियम जो क्या वो हल्का है,
लाइटर है तो रिफ्लेक्टेड हो चुकी हो जाएगी, हमें फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर देंगे। हमें क्या फाइंड करना है, हमारे काम होते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करना है। ई फाइंड ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हाँ पूछो, ये क्वेश्चन ही है, कॉन्सेप्ट है। हाँ अब देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, इधर देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर बराबर। अब पहले इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, ठीक है, पहले इसका लिख लेते हैं। ये म्यू1 है, ये म्यू2 मान लेते हैं, ये म्यू3 मान लेते हैं, ठीक है, ये म्यू1 मान लिया, म्यू3 नहीं मानते क्योंकि बाहर सराउंडिंग मीडियम तो सेम ही है ना, सराउंडिंग मीडियम तो सेम ही है, ये भी म्यू1 ही होगा क्योंकि सराउंडिंग मीडियम तो सेम है, बस बीच में हम किसी ग्लास को लगा दिया, किसी और चीज को लगा दिया, इसके कारण क्या होगा, इससे डेंसिटी में क्या है, वेरिएशन आ गया। अच्छा, इस सरफेस के लिए पहले स्टेंस लगाओ, म्यू1 sin i is equal to म्यू2 sin r, पहले इक्वेशन, पहले इक्वेशन पे मैंने स्टेंस लगा दिया। अब दूसरे सरफेस के लिए स्टेंस लगाओ, म्यू2 sin r r is equal to म्यू1 sin म्यू1 sin e, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। क्या म्यू2 sin r और म्यू2 sin r दोनों बराबर है ना, बराबर, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, मतलब कि म्यू1 sin i is equal to म्यू1 sin e, म्यू1 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सराउंडिंग की मीडियम तो सेम है, मतलब कि sin i is equal to sin, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, मतलब कि i is equal to u, मैं बस e को फाइंड करना है, इसी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 होगा तो ये भी 60 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 हुआ तो ये भी 50 होगा। अभी तक हम लोग ने ग्रेजिंग, इमर्जेंस और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है, जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो हम दो चीज और पढ़ेंगे, दो चीज में क्या होगा अभी अभी नहीं बता, तभी बताऊंगा, दो चीज तब पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मान लो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने एंगल पे इमर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज पे बढ़ रहे हैं, जो चीज है उसको कहते हैं हम लोग एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, चेंज कर दूं पेज, पेज चेंज कर। अब हम लोग बात करेंगे एपरेंट डेप्थ, अब हम लोग बात करेंगे एपरेंट डेप्थ के बारे में। ये देखो, हमने बकेट, बकेट है मेरे पास, है एक बकेट मान लो, ठीक है, बकेट के बेस पे एक सिक्का हमने गिरा दिया, ठीक है, अब हम उसको जब ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है ना वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर आ गया, वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर आ गया, ऐसा ही जब एक बॉल है, वहां पे मछली है, हम देख, अच्छा समुद्र में वगैरह में गए होंगे ना, हाँ, गंगा पे गए होंगे, है ना, बस मछली देखे होंगे ना, देखे होंगे, मछली तैर रहा होता है, हमें दिख रहा होता है कि मछली वहां पे है, हाँ? मछली, मछली के पापा को भी, हाँ मछली, अब देखो, अब देखो मछली है, ठीक है, वो मछली तो हमें यहाँ पे दिख रहा होता है, जैसे हम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं वो उधर पे होता ही नहीं है, वो कहीं और पे होता है और वो निकल जाता है उधर। यही कॉन्सेप्ट है अपरेंट डेप्थ का, जो चीज हमें दिख रही है, जो अपरेंट डेप्थ हमें दिख रही है, वो एक्चुअली में उधर है नहीं, वो है कहीं और, बट हमें ऐसा लग रहा है कि उधर है, जब हम उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो उसकी साइड से निकल, क्योंकि मछली एक्चुअली वहां पे होती ही नहीं। तो अब इसको, अब इस पे क्वेश्चन करना है और इस पे कॉन्सेप्ट भी समझना है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है,
तो एपरेंट डेप्थ हमें फाइंड करना होता है। तो इसका दो केस है। केस वन क्या है? केस वन क्या साइलेंट? केस वन क्या है? जब ऑब्जेक्ट जो हो वो कहाँ पे हो, डेंसर मीडियम पे हो, और ऑब्जर्वर जो हो वो रेयरर मीडियम पे। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मछली वो पानी के अंदर है, पानी पानी वाला मीडियम क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम पे है और मैं रेयरर मीडियम पे हूँ। तो पहला केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, object in denser medium and observer in rarer medium. Object in denser medium and observer in is rarer medium. Okay. ये मैंने बाउल बना लिया, ठीक है। बाउल समझ लो इसको। बाउल मतलब कटोरा, समझ लो फिजिक्स के कटोरा। यहाँ पे मान लो कुछ ठीक है, यहाँ पे मछली है, यहाँ पे एक मछली है, और यहाँ पे बर्ड जो है वो उड़ रहा है, बर्ड बर्ड जो है उड़ रहा है। ये बर्ड इस मछली को देख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एज अ रिफ्लेक्टिव बाउंड्री बिहेव करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनाना है तो वी मिनिमम नीड टू रेस है ना। एक रे को हम ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट करवा देते हैं, एक रे जो है नॉर्मली इंसिडेंट कर देंगे, एक रे नॉर्मली इंसिडेंट कर, एक रे क्या हुआ, नॉर्मली इंसिडेंट कर। दूसरा रे से इधर से आया, बाउंड्री से, ये बाउंड्री की नॉर्मल बनी, क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रहा था तो अभी क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, पहली रे ऐसी आ रही थी, दूसरी रे ऐसी चलेगी, ठीक है। ये एक रे ऐसी जा रही है, एक रे ऐसी जा रही है, क्या ये रे ऊपर जाके कहीं पे मीट करेगी? नहीं करेगी। ये रे एक्चुअली में मीट कहाँ पे करेगी? इस रे को हम पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इस रे को हमने पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है ना, इस रे को हमने पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इस रे को हमने पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इस रे को हमने पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। बर्ड का में बस आई का जो होता है, ठीक, बर्ड की आंख। ये बर्ड जो है उस मछली को कहाँ पे देखेगा? उस मछली को वो यहाँ पे देखेगा, ठीक है। हमेशा जो भी डेप्थ होता है वो सरफेस से लिया जाता है, जो कि होता है ये है रियल डेप्थ, जो कि एक्चुअली में जो डेप्थ थी उसको रियल डेप्थ कहते हैं। एंड दिस इज एमर्जेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, जिसको डी डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, डी डैश क्या हो गया, डी क्या है, रियल डेप्थ, और डी डैश क्या है हमारा, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। तो हमारा डी डैश का जो वैल्यू होता है, मतलब कि अपरेंट डेप्थ का जो हमारा जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, डी बाई न्यू के बराबर होता है। न्यू क्या है, न्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इसका कोई मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, डी बाई डी डैश, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, डेप्थ कहां से मेजर करना है, डेप्थ कहां से मेजर करना है, सरफेस से मेजर करना है। ये सरफेस है ना, ऐसा ना हो गया तुम सरफेस इसको मान लो इधर से डेप्थ मानना स्टार्ट कर दो, सरफेस से लेना है, ठीक है, बाउंड्री से लेना है। डेप्थ शुड मेजर फ्रॉम सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेप्थ जो है टेकन फ्रॉम, ये पहला फॉर्मूला हो गया, जो किसके लिए हो गया, ऑब्जेक्ट जब कहां पे रहे, ऑब्जेक्ट कहां पे रहे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मछली है, और ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या है, बर्ड है,
बट जो कहाँ पे है वो रेयरर मीडियम पे। तो एपरेंट डेप्थ जो होगा डी डैश की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी डी बाई म्यू के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो अब देखो रुकना है। अच्छा, म्यू का और एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू आर डी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि यूज ऐसे होता है, मतलब कि बुक्स में ये वाली फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होती है। बट ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है जब ऑब्जेक्ट जब डिफरेंस डेंसर पे रहे। ठीक है, अगर मान लो कि किसी कारण से अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम रेयर पे ले लेंगे तब क्या होगा। बट ये वाला फॉर्मूला बस हमेशा तभी इस्तेमाल होता है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहे, ऑब्जेक्ट कहां पे रहे डेंसर पे रहे, ऑब्जेक्ट कहां पे रहे डेंसर पे रहे। अच्छा अब बताओ, आप देखो अब देखो, अब हम बात करेंगे शिफ्ट के ऊपर। अब बात किस पे करेंगे, शिफ्ट के ऊपर। ये मछली जो है वो एक्चुअली में कहां पे थी, डी पे थी, नीचे नहीं डी पे थी, डी कहां पे रही है, देन ये वाला क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा क्या, शिफ्ट हो जाएगा क्या। हाँ, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या निकलेगा, शिफ्ट, शिफ्ट हमारा क्या निकलेगा डी माइनस डी डैश, क्योंकि डी बड़ा है और डी डैश छोटा है, डी माइनस डी डैश। अब देखो डी डैश की जगह पे हम फॉर्मूला को रख सकते हैं क्या, अपरेंट डेप्थ की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला को रख सकते हैं, है ना। तो डी माइनस डी बाई म्यू रख सकते हैं ना, डी डैश की जगह पे डी बाई म्यू रख सकते हैं। तो हमारा शिफ्ट क्या आएगा, डी वन माइनस वन बाई, शिफ्ट का फॉर्मूला को भी याद रखना, याद मत रखना बट अगर कॉन्सेप्ट अगर याद है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो मैंने बस एक ही बताया हूँ, ये अपरेंट डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन म्यू। और एक और फॉर्मूला जो बुक्स में महंगी की होती है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये हमने पहला केस जो देखा था 99% जो केस होगा ना ऐसा ही होगा, 99% जितना भी केस मतलब कि क्वेश्चन 99% जो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसा ही रहेगा जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, डेंसर पे रहेगा और ऑब्जर्वर कहां पे रहेगा, रेयर पे रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे रेयरर पे, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, रेयरर। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट इन इज रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन rarer medium, rarer medium and observer intention। ऑब्जेक्ट जो है वो रेयरर पे है और ऑब्जर्वर जो है वो कहां पे है, डेंसर पे। अब हम मछली देखेगी बर्ड, ठीक है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे मछली है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे मछली है। बर्ड से एक रे ऑफ लाइट हम नॉर्मली, क्योंकि हमें अगर इमेज बनानी है तो हमें मिनिमम रेट टू रेज, एक रेस को हम नॉर्मली इंसिडेंट करवा देते हैं, एक रेस को अपन नॉर्मली इंसिडेंट करवा देते हैं, बर्ड से एक रेस नॉर्मली इंसिडेंट होगी, एक होगी, और दूसरी रे हमें चाहिए, दूसरी रे को भी अपन इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये सरफेस का क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस का क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि ये रे डेंसर से रेयरर से डेंसर पे जा रही है, तो रे कहां पे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। अब
मछली को ये दोनों रे कहां से आती दिख रही होगी? कहीं स्ट्रेट लाइन ऐसे करके आती दिख रही होगी, है ना? इसलिए हमने पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है। मछली को बर्ड के कहां पे दिखाई दे, थोड़ी ऊपर पे दिखाई दे रही होगी। ये क्या था हमारा रियल डेप्थ? रियल डेप्थ एक्चुअली यहाँ पे रियल डेप्थ नहीं होना चाहिए, रियल हाइट होना चाहिए और एपरेंट हाइट होना चाहिए। बट इस पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो ऐसे ही दिया रहता है, रियल डेप्थ भी में ही दिया रहता है, ठीक है? होना यहाँ पे क्या चाहिए, रियल हाइट और एपरेंट हाइट होना चाहिए। बट क्वेश्चन में कैसे होते हैं, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के हिसाब से दिया होता है, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है? ये क्या हो गया, रियल डेप्थ। और एक्चुअली में बर्ड दिख कहाँ रहा है मछली को, एपरेंट डेप्थ डी डैश। यहाँ पे डी डैश की जो वैल्यू होती है, डी डैश इज इक्वल टू म्यू डी होता है, ठीक है? डी डैश इज इक्वल टू म्यू डी होता है। यहाँ पे एनसीईआरटी वगैरह में ये वाला फॉर्मूला दिया होता है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला बस इसी केस में वैलिड है जब ऑब्जेक्ट जो हमारे टेंसर मीडियम पर है। ये वाला सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस केस में क्या इसको याद क्या याद रखना है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी याद रखना है, ठीक है? अब देखो इधर भी शिफ्ट फाइंड कर लेते हैं। एपरेंट डेप्थ ये हो गया, शिफ्ट क्या होगा, ये वाला शिफ्ट होगा, ये वाला शिफ्ट होगा, है ना? शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, डी डैश माइनस डी डैश माइनस डी डैश बड़ा है, डी छोटा है, डी डैश माइनस डी। डी डैश की जगह पे क्या पुट करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं, म्यू डी माइनस डी। डी क्या हो गया, म्यू माइनस शिफ्ट आ गई, शिफ्ट आगे क्या वाली, डी म्यू माइनस 1 होगा, है ना? डी म्यू माइनस 1 होगा। कितना फॉर्मूला बताया मैंने, बस दो फॉर्मूला बताया। एपरेंट जब ऑब्जेक्ट जब डेंसर मेरे और ऑब्जर्वर जब रियल मीडियम पे रहे तब एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डी डैश इज इक्वल टू डी बाय यू, और जब ऑब्जेक्ट जब रियल मीडियम पे रहे और ऑब्जर्वर जब डेंसर मीडियम पे रहे तब डी डैश इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी, ठीक है? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इसी एक क्वेश्चन पे ही सारा सारा क्लियर हो जाएगा। ये एक बाउल है, ठीक है? ये एक बाउल है, ये एक बाउल है, इसके नीचे में कहीं फिश है। तो इसकी जो रियल डेप्थ जो है वो है 36 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सरफेस। ऊपर एक बर्ड है, वो भी सरफेस से कितनी दूरी पे है, वो भी 36 मीटर पे, ये भी मीटर पे है, 36 मीटर पे है, और बर्ड भी 36 मीटर पे है। कहां से, सरफेस से। हमें क्या फाइंड करना है, अच्छा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो पता ही है, और वाटर का म्यू हमारे पास होता है 4/3। मेरे को क्या फाइंड करना है, सबसे पहला फाइंड जो करना है वो है एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश। एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश का फॉर्मूला क्या होगा, d डैश इज इक्वल टू d बाय म्यू। एपरेंट डेप्थ फाइंड करना है, d डैश इज इक्वल टू d की जगह पे क्या डालेंगे, 36 अपॉन म्यू का वैल्यू क्या है, 4/3, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 4 36। एपरेंट डेप्थ कितनी आ गई, 27 मीटर, ठीक है? कितना आ गया, 27 मीटर। मतलब एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश कितनी आ गई, 27 मीटर। एपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड, एपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड कितना होगा, डी डैश कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ डी होगा, म्यू टाइम्स ऑफ डी होगा। म्यू कितना है ऊपर में, 1 है, क्योंकि वो रियल में 1 दिया हुआ है, रियल है। और
डी की वैल्यू कितनी है 36, तो अपरेंट डेप्थ इसकी 36 की होगी। अपरेंट डेप्थ देखिए इसके और उसकी कितनी होगी, अपरेंट डेप्थ ऑफ इसकी कितनी होगी 36। रुक जाओ एक सेकंड, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश जो है, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश देखेगा फिश को देखेगा कौन, बर्ड देखेगा। फिश को देखेगा कौन, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश फाइंड करना है, फिश को देखेगा कौन, बर्ड देखेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेयर मीडियम पे है, और ऑब्जर्वर कहाँ पे है, डेंसर मीडियम पे। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट रेयर पे है, ऑब्जेक्ट बर्ड है ना इस केस में। अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, फिश को कौन देखेगा, फिश को कौन देखेगा, फिश को कौन देखेगा, सॉरी अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, फिश को कौन देखेगा, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, फिश को कौन देखेगा, बर्ड देखेगी। तो बर्ड के केस में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला सही है, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश ये वाला सही है। बर्ड को कौन देखेगा, मछली देखेगा, वो वाला सही है। अपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड में क्या होगा, बर्ड को कौन देखेगा, बर्ड को इस केस में मछली देखेगी। इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेयर मीडियम पे। इस टाइप से म्यू होगा, म्यू हमें जो देना है वो हमेशा किसका लेना है, डेंसर मीडियम का ही लेना है, ठीक है। तो म्यू की जगह पे क्या होगा, म्यू की जगह पे क्या होगा, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। इसीलिए ना हमें बर्ड जो देख रही थी वो एक्चुअली से थोड़ी ज्यादा दूरी पर दिख रही थी, 36 हुआ 48 हो गया। ये देखो पहले हमने हमने क्वेश्चन पे निकाला क्या था, रियल डेप्थ जो थी और अपरेंट डेप्थ जो आई थी, अपरेंट डेप्थ की क्या आई थी इस केस में, ज्यादा आई थी एज कंपेयर टू रियल डेप्थ। और पुराने वाले केस में हमारा क्या था, अपरेंट डेप्थ जो है वो छोटी आई थी एज कंपेयर टू रियल डेप्थ। अगर हमें वो चीज अगर पता है, अगर हमें पूरे दिमाग में अगर वो डायग्राम फिश डायग्राम वगैरह पता है, तो हमें ये पता है कि जो रियल डेप्थ जो आएगी फिश की वो कंपेयर आएगी, लेस आएगी एज कंपेयर टू 36, 36 से कम आएगी। 36 से कितनी कम आएगी, 27 है, मतलब ये सही है। बर्ड जो है वो 36 पे था, एक्चुअली दिखेगी कितनी और ऊपर पे दिखेगी, है ना। तो हमारा कितना आ गया था, 48 आ गया, 48 आ गया तो 36 न्यू वही रहेगा, ठीक है। और फाइंड करना है हमें। अब एक क्वेश्चन, हमें डेंसर मीडियम पे लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अ प्रिंटेड पेज, अ प्रिंटेड पेज, अ प्रिंटेड पेज kept pressed by glass tube by glass tube, glass tube of mu 1.5 of age 6 centimeter by what amount printed later appeared to be shipped, by what amount printed later appear to be shipped, to be shipped। ये क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक पेज था, एक पेज था, ठीक है। इसके ऊपर हमने ग्लास का स्लैब रख दिया, ये पेज था, इसके ऊपर ग्लास का स्लैब रख दिया। ये जो लिखी हुई होगी वो थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी ना। हमें वही फाइंड करना है कि ये कितना शिफ्ट करेगी, ये कितना शिफ्ट करेगी। ओके, ये हमारा कोई पेज था जिसपे कुछ भी लिखी हुई थी, ठीक है। ये हमारा पेज था जिसपे कुछ भी लिखी हुई थी, इसके ऊपर हमने ग्लास का स्लैब रख दिया, इसके ऊपर हमने ग्लास का स्लैब रख दिया। ये ऐसा ये पेपर है जिसपे कुछ भी लिखा हुआ है एक्स वाई जी, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दिया, ये ग्लास का स्लैब हो गया। रियल डेप्थ क्या है,
जितनी दूरी पे ये जितनी एज की साइड जो दी है उतनी नीचे है ना, जो कि इतनी है 6 सेंटीमीटर। एज की साइड जो है उतनी नीचे है 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा। इसकी रियल डेप्थ तो ये है, बट इसकी अपरेंट डेप्थ तो कुछ डी डैश यहाँ पे बनेगी, है ना, कुछ डी डैश ऊपर पे बनेगी, कुछ डी डैश ऊपर पे बनेगी। तो ये शिफ्ट कितना करेगा, ये वाला जो है शिफ्ट कितना करेगा, मतलब कि देखो ये ग्लास स्लैब है, नीचे में एक प्रिंटेड पेपर है, इस पे कुछ भी लिखा हुआ है। एज की जो साइज जो है हमारी क्या क्या दी है 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा रियल डेप्थ। पेज जो क्या होगी थोड़ी ऊपर नजर आएगी हमें, पेज हमें क्या यहाँ पे नजर आएगी, जो क्या होगा डी डैश होगा। हमें पूछ रहा है ये वाला जो शिफ्ट हुआ है ये कितना है। तो अगर हमें ये वाला वैल्यू पता चल जाए तो हम इतना माइनस इतना करेंगे तो हमारे पास शिफ्ट तो आ जाएगा। तो डी डैश क्या होगा हमारे पास, डी बाई म्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे है अब यहाँ पे डेंसर मीडियम पे है। डी की जगह पे क्या लिखेंगे 6, और म्यू कितना हमारा दिया हुआ 1.5, 1.5 0 तो हमारे पास अपरेंट डेप्थ कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। मतलब डी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास डी कितना दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। अब हमें शिफ्ट फाइंड करना है, शिफ्ट शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट कितना होगा डी माइनस डी डैश, 6 - 4 कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। मतलब हमें उतनी शिफ्ट के ऊपर से नजर आएगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन घर का ले लो, उसको ले लेना। जाना है क्या, जाना है 10 मिनट। इसको रिकैप कर देते हैं, इसको रिकैप कर देते हैं। एक क्वेश्चन ले लो ऊपर, रियल डेप्थ तो करें देखो। एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है a spot is placed on the bottom of slab is placed on the bottom of slab. A spot is placed on the bottom of slab of refractive index of Ri refractive index 1.5. The spot is vertically, the spot is due vertically to the top. The spot is due vertically from top. When it seems to be raised by 2 centimeters, when it seems to be raised by 2 centimeters, find height of slab. घर पे करना है, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, इसके बाद के क्वेश्चन को मैं कर दूंगा। ये मेरा एक क्वेश्चन है जो क्या है, माइक्रोस्कोप is focused on a mark on a mark on a piece of paper, on a piece of paper, and then a slab of glass, and then a slab of glass of
of thickness of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed on it. Is placed over the mark. Is placed over the mark. How should the microscope be moved? How should the microscope should move to get the mark in focus again?